अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है नावल बहुत अच्छा जा रहा हो और आप लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। हमारी नई राइटर का पहला नावल आप लोगों को कैसे लगा। नावल लेके नावल राइटर की लिखने की स्किल कैसी है, आप लोगों को उसकी थीम कैसी लगी, उसकी कहानी और उनका जो मोटिव है वो कैसे पसंद आया, फीडबैक में लाजमी बताइएगा। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। फदक अपनी टेबल के ऊपर अपनी सारी चीज़ें सेट कर रही थी। सामने जिया की वीडियो कॉल शुरू थी। बड़ी खुश नज़र आ रही हो। जिया ने फदक का चमकता चेहरा देखा। मैं तो हमेशा खुश होती हूँ। फदक ने मज़ीद अपनी बत्ती से निकाली। तुम्हें मुतमईन देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जिया दिलचस्पी से फदक को देखे जा रही थी। तुम खुश हो ना मेरे और अलियार के ब्रेकअप से? तुम यही चाहती थी ना? फदक ने जिया को मुस्कुरा के देखा। कोई तंज कोई गिला नहीं, बस न जाने कब से फंसा दिल का सवाल जो वो आज कर बैठी। जिया के चेहरे पर उदासी सी आई। हाँ, बहुत खुश हूँ। जिया ने फदक से नजरें चुरा ली। क्यों? आज फदक को भी जवाब चाहिए था। जिया ने उसे अपनी 5 उंगलियां दिखाई। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं ना? फदक को जैसे कुछ समझ आ गई। हाँ, नहीं होती, पर मुझे एक जैसी लगती हैं फदक। जिया ताजुब से अपनी उंगलियां देख रही थी। दोनों के दरमियान 1 मिनट के लिए गहरी खामोशी आई। फदक, तुम्हें याद है जब मैं स्कूल में एक दिन बहुत रो रही थी? फदक, हाँ याद है। तुमने कहा था मुझे अपनी अम्मी पर तरस आता है। एक दिन मैं घर लूंगी और उन्हें अपने साथ रखूंगी। दोनों एक दूसरे को देखकर एक अफसरदा हंसी हंस दी। जिया, उस दिन अम्मी ने दादा अबू की जैकेट नहीं धोई थी। भूल गई थी। जैकेट ना हुई। रोज़े मैशर में पूछे गया सवाल हो गया। दादा अबू ने पूरा घर सर पे उठा लिया। पूरा घर बाहर आ गया। मेरी अम्मी बार बार माफ़ी मांग रही थी। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी के बाल पकड़कर उन्हें दादा अबू के पैरों में गिरा दिया और उन पर चिल्ला रहे थे, मांग माफ़ी वरना तुझे तलाक दे दूंगा। जिया की बात सुनकर फदक का मुंह खुल गया। मेरी अम्मी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे दादा के पैरों को पकड़ा हुआ था। मेरे अब्बू उन्हें लाते मार रहे थे, बाल खींच रहे थे। बार बार एक लफ्ज़, मांग माफ़ी वरना तलाक दे दूंगा। आज तेरी ज़िंदगी का फैसला मेरे बाप की माफ़ी से होगा, वरना तू तलाक याफ्ता या मैयत कहलाएगी। और मेरा संग दिल दादा बार बार मुंह उधर कर रहा था। न जाने कितने वक्त तक अब्बू उन्हें मारते रहे और वो चिल्लाती रही। हम बहन भाई बिलक बिलक कर रोए जा रहे थे। आखिर उस पत्थर को रहम आया और उसने माफ़ किया। जिया का चेहरा आंसुओं से भीग गया। फदक तड़प के रह गई। जिया, सारे पठान एक जैसे नहीं होते, पर जिनकी माओं के साथ ये जुल्म हुआ तो उन्हें सब एक जैसे लगते हैं। तुम तो मुझे जान से ज्यादा प्यारी हो, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ। जब तुम दोनों जुदा हुए मैंने शुक्राने की नफल पढ़ी। वो तुम्हारे काबिल नहीं था। फदक से कोई और बात नहीं बनी। उसने मुस्कुरा के जिया को देखा। हार्वर्ड में कदम रखने के बाद वो जैक नैन्सी से पनाह रब से ज़रूर मांगती थी, लेकिन जैक शैतान खुद को पत्थर लगवाने खुद मैदान में आ जाता था, सीना ठाक करके। फदक जिस रास्ते से गुजर रही थी जैक उसी रास्ते पे में ठहर के बाल को उछाल रहा था, जैसे बास्केटबॉल का ग्राउंड हो। उसने ये देखने के बाद फदक ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसने तो जैक को देखा ही नहीं, लेकिन जैक बाल को टिप टिप करता उसके मुंह की तरफ आ जाता। अरे तो देख लो। फदक फिर मुंह दूसरी तरफ करती, फिर वो बाल टिप टिप करके उसकी दूसरी तरफ आ जाता। अब फदक की गर्दन भी अकड़ने लगी। उसने यकदम सीधा देखा, जैक सीधा उसके मत्थे लगा। क्या पूरी हार्वर्ड को प्लेग्राउंड बना रखा है? फदक ने जिद चौके कहा। जैक का टिप टिप करता हाथ रुका। मेरी मर्जी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम में गौर करने को क्या है? डरती हो ना फिर मुझसे? बड़ा खतरनाक हूं ना मैं? बाल की टिप टिप दोबारा शुरू हुई। खतरनाक वाला लतीफ़ा छोड़ो, ये फी कौन है? फदक ने आंखें छोटी की। तुम। जैक ने उसकी तरफ उंगली की। मोहम्मद फदक, उसने अपना पूरा नाम सुनाया। फी टिप टिप फदक जिच। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो तुम्हारा पूरा नाम लूं? उसने सख्ती से बाल जमीन पे मारी। फदक का मुंह खुल गया। तो मत लो ना, किसने मजबूर किया है? कोदन बेड़िया, वो एकदम चिल्लाई। वट कोदन बेड़िया? फिर से बाल की टिप टिप रुकी। गूगल कर लो, वो एकदम चिल्लाई और वहां से चली गई। कोको कोदन बेड़िया, वो सोच में पड़ गया। जैक एकदम पलटा और फिदक को जाते देखा। लाइब्रेरी। फुटबॉल की टिप टिप फिर शुरू होगी, हल्के से गुस्से के साथ। फदक ने पूरी तवज्जो किताब की तरफ थी। कोई ज़रूरी लेसन रीड कर रही थी और किताब को उस तरह पकड़ा था, ना कोई राइट से उसको देख सकता था ना लेफ्ट से, और सामने से तो वैसे भी कोई नहीं देख सकता था। यहीं फिर शैतान का नजूल हुआ और उसने फदक से किताब झपट ली। फदक ने आईब्रो को सख्ती के साथ मिलाकर उसे घूरा। यही जैक ने किताब को घुमा कर कहा।
यूं खा जाने वाली नज़रों से क्यों देख रही हो? फदक ने मजीद खुरा। देखो तुम मुझे नहीं खा सकती क्योंकि मैं तुम्हारे टेस्ट का नहीं हूँ। यू नॉनसेंस जैक नैन्सी, तुम्हें इस पूरी लाइब्रेरी में मैं मिली? फदक ने पहले उंगली लाइब्रेरी की तरफ की और फिर अपनी तरफ। हाँ तुम मिली, क्योंकि बाकियों की शक्ल तुमसे नहीं मिलती। क्या पता इस छुपे हुए चेहरे के पीछे कोई टेररिस्ट हो या कोई भयानक चुड़ैल। जैक ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। फदक ने हर चीज़ नज़रअंदाज करके कहा, मेरी बुक दो। क्यों, तुम्हारे बाप की है? जैक ने नफरत से कहा। जैक दूसरी तरफ उसे बाप के नाम से ललकार रहा था। फदक ने एक निगाह नफरत जैक पर डाली और दूसरी एक बुक उठाए और लाइब्रेरी की दूसरी साइड पर चल दी। ओ ब्लडी टेररिस्ट, गेट आउट, निकलो लाइब्रेरी से, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। कचरे की जगह वैसे भी हार्वर्ड में नहीं है। जैक पीछे से चिल्लाए। फतक ने कदम वहीं जमाए और सख्त आंखें लिए मुड़ी। क्यों, तुम्हारे बाप की लाइब्रेरी है क्या? ओह सॉरी जैक नैन्सी, तुम्हें तो कोई बाप की गाली भी नहीं दे सकता। बाप होता तो गाली होती। सो लकी यू आर। फदक ने तंजी अल्फाज अपनाए और आंखें छोटी कर ली। फदक को पता था उसकी दुखती रग कहाँ है। जैक जिस किताब को हाथ में घुमा रहा था वही किताब घुमाकर फदक को दे मारी, जो सीधा उसकी नाक पे लगी। नाक की हड्डी में एकदम दर्द उठा और फदक की चीख निकल गई, जिससे पूरी लाइब्रेरी के लोगों की तवज्जो उसकी तरफ हो गई। जैक गुस्से से तेज कदम चलता उसके पास आया, जो दर्द की वजह से अब नीचे बैठ चुकी थी। नाक से बहने वाला खून उस किताब पर पड़ रहा था जो जैक ने मारी थी। वो किताब नाक पे लगकर उसकी गोद में आ गिरी थी। अगली दफा सोच समझ के बोलना, क्योंकि मुझे औरतों को मारने में कोई शर्म नहीं आती। फतह ने दोनों हाथ नाक पर रखे थे। नाक से खून जारी हो गया था। वो दर्द से रोने लगी थी। सारे लोग जमा हो गए थे। अल्लाह तुम्हें अजाब दे जो सबको अजाब में रखते हो। अल्लाह तुम्हें वो जख्म दे जिसका इलाज न हो। जहन्नम के निचले दर्जे में जलो। नेक नैन्सी, फतह के मुंह में जो आया बोल दिया। जैक एकदम हंस पड़ा। सेम टू यू फीट डार्लिंग, फिलहाल अपनी नाक की फिक्र करो। जैक ने फदक की गोद में पड़ी बुक ली और वहां से गुनगुनाता हुआ चला गया, जैसे कोई नेक काम कर लिया हो। फदक को कुछ लड़कियां उठा रही थी, संभाल रही थी। कोई बुक उठा रहा था, कोई बैग, कोई फदक को डॉक्टर के पास, क्योंकि नकाब सरा खून से भीग गया था। नट क्रैकर अपने पूरे जोरों शोर से बादाम की सख्त चमड़ी उखेड़ रहा था। नट क्रैकर से तोड़ने के बावजूद फिरदौस के नाजुक हाथ दुखने लगे थे। उसने जोरदार आवाज लगाकर कश्ती को बुलाया और बादाम अखरोट साफ करने को कहा। मैंने तो पहले ही कहा था चौधराइन साहबा, मैं करती हूँ। आप अपने खूबसूरत और नाजुक हाथों को तकलीफ क्यों देती हैं? खूबसूरत और प्यारे हाथ सख्त काम करने के लिए थोड़े बने होते हैं। कश्ती ने चमका के बात की। फिरदौस ने अपने हाथों को हल्के से दबाया। जाए जितनी जाए, पर फिरदौस की नज़ाकत ना जाए। हाय हाय, क्या करूं इस नज़ाकत का? सदके उतारा करें चौधराइन, सदके। ठक से बादाम टूटने की आवाज़ है। फिरदौस ने बहुत से पैसे पर्स से निकाले और अपने ऊपर वार के कश्ती को दे दिए। पैसे देकर कश्ती की फिर से लाल टपकने लगी। हुस्न के साथ जिए चौधराइन, हुस्न के साथ। थूक लगाकर कश्ती पैसे गिनने लगी। फिरदौस ने अपने आप को शीशे में देखा। धमकता हुआ हुस्न उसे वाकई जवान और खूबसूरत रखा हुआ था। उसका अक्स उसे कई साल पहले ले गया। चश्मे बदूर, फिरदौस का शीशे में अक्स देखकर दाऊद चौधरी बोला। अरे आप आ गए? फिरदौस एकदम पलटी। हाँ भाभी जान, अलियास को आने में थोड़ी देर है। मैंने सोचा मैं ज़रा आपके हुस्न की ज़ियारत कराऊं। दाऊद चौधरी मूँछों को ताव देते हुए बोला। फिरदौस दोबारा से अपने बाल बनाने लगी। आपकी बेगम भी आपकी ज़ियारत की मुंतज़िर होगी दाऊद भाईजान। दाऊद चौधरी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो तो हमेशा सूखा घास बने रहती है, जिसे जितना पानी दो वो तब भी हरा ना है नहीं होता। बस उसे देखकर अपना दिल जलाया जाता है, वो काटदार लहजे में बोला। फिरदौस ने नाज से अपनी भौएं उठाई। उससे पहले वो कुछ कहता इलियास चौधरी कमरे में आ गया। अरे दाऊद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें किसी काम के लिए भेजा था, इलियास ने हैरत से पूछा। दाऊद के कई रंग चेहरे पर आए और गए। बस जाता हूँ, भाभी की खैरियत मालूम करने आया था। वो ये कहकर जल्दी से वहां से चला गया और इलियास चौधरी सजी धजी हुई फिरदौस को देखने लगा, जो अभी भी सिंगार मेज के सामने वैसे ही खड़ी थी। सजने धजने के अलावा भी तुम्हें कोई और काम है? 100 काम पड़े हैं हवेली में, सारे काम अकेले असमारा संभाल रही है। तुम इतनी बड़ी होकर भी लापरवाह हो फिरदौस, और वो इतनी छोटी सी बच्ची होकर पूरी हवेली को संभाल रही है। यकदम फिरदौस के चेहरे पर सख्ती आ गई और उसने आग बगोला होकर इलियास को देखा। मैं इस घर की मालकिन हूँ, अब मैं जाकर नौकरों के साथ काम करवाऊँ? बात काम करने की नहीं है, काम करवाने की है। लोगों के साथ उठने बैठने की है, कहीं जाने की है, कहीं आने की है, और तुम हर काम से फारिग हो। अलियास ने सही झाट पिला दी उसे। तो उन सब कामों के लिए आपकी चहेती अस्मारा है ना? वो जल के बोली। वो कुछ दिनों बाद माँ बन जाएगी। वो इस हालत में भी सारे काम संभाल रही है, सारे मेहमानों को संभालती है, हर आने जाना उसने संभाला हुआ है। तुम यहाँ पर या तो तख्त तोड़ती रहती हो या सिंगार में इसका मुंह तकती रहती हो।
کچھ تو اس کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو۔ الیاس چودھری کو اس کا حسن بھی چپ نہ کروا سکا تو کریں کون سے ہمارے خاندان کا بچہ وہ اپنے پیٹ میں لے پھر رہی ہے، نہ جانے کس کی نجاست ہے۔ الیاس چودھری غصے سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ فردوس کے چہرے پر دھر دیا۔ فردوس کے ہوش باختہ ہو گئے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے الیاس چودھری کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح کے گندے الفاظ دوبارہ میں تمہارے منہ سے اسمارا کے لیے نہ سنوں۔ وہ میرے بڑے بھائی کی بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی ہمارا ہے، اور تم سے میں اسی بکواس کی توقع رکھ سکتا ہوں۔ الیاس چودھری کمرے سے چلا گیا۔ فردوس چہرے پر ہاتھ رکھے وہیں ٹھہری رہی۔ اس نے غصے سے جیولری باکس اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ جس طرح فردوس کا غرور صرف اور صرف اسمارا کی وجہ سے۔ چند سے شیشہ دوبارہ اپنی حالت میں واپس آیا، اور اس شیشے میں جس کا عکس تھا وہ الیاس کی بیوہ فردوس تھی، جو آج بھی اسمارا سے اتنی نفرت کرتی تھی جتنی کہ پہلے۔ آئینہ آئینہ بتا، اب مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ جیک کینٹین میں ایک بڑا سا برگر سامنے رکھے کولڈ ڈرنک کا ڈھکن کھولے ہوئے اونچا اونچا بول رہا تھا، یا کہیں چیخ رہا تھا، آج کی ڈرنک مس فی کی ناک ٹوٹنے کے نام۔ ساتھ میں اس کے دوست بھی کہکا لگا لگا کر اپنے گلاس گھما رہے تھے۔ یہیں دوسری طرف دور بیٹھے خرم اور حمزہ نے چونک کر بات سنی۔ فدک کی ناک، دونوں ایک ساتھ بولے، دونوں ایک ساتھ اٹھے اور غصے سے جیک کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ یہاں جیک کسی بھی حملے سے بے خبر ناک ٹوٹنے کی سیلیبریشن کر رہا تھا۔ یہیں کسی نے زور سے ایک لکڑی کی چیئر اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری، جس سے وہ نیچے گر گیا۔ ایک ہاتھ زمین پر اور دوسرا ہاتھ سر پہ رکھ کر سامنے غصے میں کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو اور کوئی نہیں ایرتھی تھی۔ اونچی چوٹی میں کالے بال قید اور اپنی سیاہ گہری آنکھوں سے جیک کو مار ڈالنے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ایرتھی نے نیچے جھک کر جیک کی ہری آنکھوں میں ڈال کر جیک نے وہیں سے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایرتھی کی لمبی گردن پکڑنے کی کوشش کی۔ ایرتھی یکدم پیچھے ہوئی۔ وہ بھی ہمت کر کے کھڑا ہو گیا اور ایرتھی کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ ایرتھی نے یکدم اپنے ساتھ پڑی کسی کی چیز بھری پلیٹ اس کے سر پر دے ماری، زخم پہ اور ایک زخم لگا اور ساری چیز اس کے بھورے بالوں سے ٹپکنے لگی۔ جیک کا درد تو زیادہ ہوا، ساتھ میں غصہ بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اب جیک اور اس کے دوست بھاگنے والے انداز میں آگے آئے۔ ایرتھی 2 قدم پیچھے ہوئے، پھر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ ایک طرف حمزہ اور دوسری طرف خرم ٹھہرے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چیئر تھی تو دوسرے کے ہاتھ میں چھوٹی لکڑی کی ٹیبل۔ ایرتھی مسکرائی، گھبرائی، ہائے کس نے کہا غصے میں سمجھ نہیں آتی؟ اگر سمجھ نہیں آتی تو لوہے کی جگہ لکڑی کی چیزیں کیوں؟ تاکہ بندے موت کا مزہ نہ چکھے پر کچھ چکھے ضرور۔ دوسری طرف بھی جس کے ہاتھ میں جو آیا سنبھال لیا گیا۔ حمزہ نے جلدی سے اپنی طرف پڑی ساری پلیٹ ایرتھی کو دی۔ ایرتھی نے جلدی سے تھام لی۔ اب دونوں طرف مجاہد تیار تھے، بس کوئی سیٹی بجانے والا نہیں تھا۔ شروع جیک کی چیخ سے ہوا، یقیناً اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایرتھی ایک ایک قدم پیچھے ہوتی گئی اور بڑی مہارت سے سب کو پلیٹ مارتی گئی، جو ان کے جسم کے کسی بھی حصے سے زور سے لگ کر ٹوٹ جاتی۔ حمزہ نے چیئر جیک کی گردن میں ڈال کر اسے زور زور سے گھمانا شروع کیا۔ وہیں دوسری طرف خرم کے نزدیک جو آتا تھا تو اسے ٹیبل کی ایک سائڈ دھر دیتا تھا، اور باقی 2 ایرتھی کے ساتھ پلیٹ مار کھیل رہے تھے، اور کینٹین میں موجود باقی لوگ موبائل نکال کر شوگر کو کیپچر کر رہے تھے۔ کینٹین مینیجر چلا کر بس کرنے کو کہہ رہا تھا۔ یہیں حمزہ نے چکر لگا لگا کر چیئر چھوڑ دی۔ چیئر سمیت جیک کہیں دور جا گرا۔ فدک کی پلیٹس ختم ہو چکی تھیں اور خرم نے ٹیبل 2 لوگوں پر رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کینٹین مینیجر کو۔ ایرتھی نے اچانک چیخ کر کہا، رن! تینوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے۔ پیچھے سے خرم نے آواز دی، رک بے سالم، میں اکیلا سارا نقصان نہیں بھروں گا۔ حمزہ نے بھاگتے ہوئے کہا، ہم ساتھ ساتھ ہیں۔ ایرتھی ہنس پڑی۔ خرم بھی ان کو مل آیا۔ نرگ میں جائیے جیک کا بچہ، شری فدک کی سوجی ہوئی ناک دیکھ کر بولی۔ اس نے تو اس دفعہ حد کر دی، کوئی ایسے مارتا ہے؟ عالیہ نے فدک کو ٹیبلٹ دی۔ فدک جیسے ہلکا شوں کرتی ناک سے ایک دم درد نکلتا اور اس کی جان پہ بننا تھی۔ ایرتھی کی طرح فدک نے ایرتھی کو دوبارہ نہ دیکھا۔ ضرور کمپلینٹ کرنے گئی ہوگی ایڈمنسٹریٹ، عالیہ نے پکا تکا لگایا۔ فدک نے دونوں کی شکلیں دیکھی۔ تیار ہو، کچھ دیر میں تمہارا بلاوا بھی آ جائے گا۔ ایک ایک بات بتانا اور سیدھی سسپینڈ کروانا کمینے کو۔ شری بھی تپی ہوئی تھی۔ اللہ پاک کرے فارغ کر دے اسے بس، فدک نے رونے والی شکل بنا کر کہا۔ شری کی بات ٹھیک تھی۔ فدک کو ایڈمنسٹریٹڈ بورڈ کی طرف بلایا گیا۔ وقت پھر برا تھا۔ وہ پھر ٹیبل پر پڑے چٹ باکس کی طرف گئے۔ اس نے پھر اللہ کا نام لے کر چٹ اٹھائی۔ ایک دفعہ پھر ہوش اڑے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان چٹس پر کوئی جادو ہوتا ہو۔ موقع پر ہی اسے ہدایت کیسے دی جاتی تھی اور کتنے اچھے سے سمجھ جایا کرتی تھی۔ آیت تھی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لڑائی کے 2 گھنٹے بعد جیک کے دوست سمیت اور فدک، ایرتھی، حمزہ، خرم ایڈمنسٹریٹڈ بورڈ کے سامنے پیش تھے۔ سب کی بات باری باری سنی گئی، لیکن فدک اور جیک دونوں خاموش رہے۔ جیک کی خاموشی کی سمجھ آتی تھی، لیکن فدک کی خاموشی کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ ایرتھی نے اسے آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ جیک نے مجھے جان بوجھ کر بک نہیں ماری تھی، وہ اچھال رہا تھا اور مجھے لگ گئی، دیٹس اٹ۔
फदक की बात सुनकर जहाँ सबके मुंह खुल गए, एर्थी की आंखें बाहर आ गई और जैक फिर भी खामोश रहा और खामोशी से ही वहाँ चला गया, दिल में फदक के लिए मजीद नफरत लेकर। एर्थी नाराज होके गई और हमजा खुरम मायूस। मोहम्मद फदक वहाँ बिल्कुल अकेली ठहरी रही। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में अपने साथ जुड़े रब से कहा, आज शैतान को मोहलत क्यों दे दी। एर्थी मेरी बात सुनो, फदक प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए, एर्थी उसे बिना देखे बोली। फदक परेशानी से उसके पहलू में बैठ गई। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं मजबूर थी। एर्थी ने फदक की बात पर उसे चौंक कर देखा। किसने किया तुम्हें मजबूर? फदक कुछ लम्हे खामोश रही। जेके उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो फदक ने एक नज़र जेके को देखा। वो क्या? तुमने जैक को बचाया किस बुनियाद पर? क्या वो इस काबिल था? वो सजा का हकदार था? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उस वक्त समझ में क्या आया जो तुमने ये कर दिया। एर्थी की बेबसी से आवाज़ ऊंची होगी। जाहिर बात है जैक ने डराया होगा, वो चीज़ ही ऐसी है। क्यों फिर? जेके के मुंह से फी सुनकर फदक ने उसे आंखें दिखाई। फदक, जेके ने मजीद आंखें दिखाई। उसे क्या देख रही हो? मुझसे बात करो। एर्थी ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। फदक ने उसे परेशान होकर देखा। तुम दोनों नहीं समझ पाओगे। फदक ने एक गहरी सांस ली। मैं तो समझना ही नहीं चाहती। जेके ने अपने नाखूनों पे फूंक मारी। लेकिन मुझे समझना है, क्यों किया तुमने ऐसा? एर्थी ने उसकी ठोड़ी अपनी उंगली में ली हुई थी। अल्लाह ने कहा। फदक की बात से एर्थी और जेके दोनों एक दूसरे को देखा। जेके की हंसी निकल गई। वहीं एर्थी को मजीद गुस्सा है। ये क्या मजाक है? मैंने कहा था ना तुम दोनों नहीं समझोगी। ओ फी, तो तुम्हें आसमान से आवाज आई? जेके आसमान की तरफ देख के बोली। नहीं, हमारे पास आसमानी किताब मौजूद है जिसमें मुझ तक ये बात पहुंची कि मैं सब्र करूं। तो मुझे सब्र करना पड़ा, फदक ने आम से लहजे में कहा। लेकिन जैक तो ऐसा कुछ नहीं मानता। एर्थी की नजरें उसी पे टिकी थी। मैं तो मानती हूँ ना, उसके मानने न मानने से तो मुझे फर्क पड़ता है ना अल्लाह को। फदक का भी लहजा आम था। जब फर्क नहीं पड़ता तो बचाया क्यों? जेके को काफ़ी दिलचस्पी हो रही थी। अल्लाह को पता होगा, अल्लाह की मसलियत तक हम नहीं पहुंच सकते। वो आप आसमान की तरफ देखने लगी। जेके और एर्थी एक दूसरे का मुंह तकती रह गई। मानना पड़ेगा, सही चीज़ लाई हो अपने साथ। जेके एर्थी से मुखातिब हुआ। एर्थी के जहन में एक लफ्ज़ जम गया, सबर। ग्रैंडपा, ये सबर क्या होता है? ग्रैंडपा के मुंह से लफ्ज़ सबर सुनने के बाद एर्थी बोली। बाज आ जाना, खामोश हो जाना, इंतज़ार कर लेना, किसी और के लिए कुछ सह लेना और माफ़ कर देना। माफ़ कर लेना, वो कह रहे थे और वो उंगलियों पर गिन रही थी। तो तुम नहीं मानोगे, हमजा सामने वाले निढाल शख्स से पूछ रहा था। तुम जब जब पूछोगे मेरा तब तब यही जवाब होगा। मुझे तो हमें सैरी का नहीं पता। हमजा ने गुस्से से टेबल पे हाथ मारा। हमें नहीं पता, तुम लोगों को नहीं पता, तो आखिर पता किसको है कि वो कहाँ है? सामने बैठे शख्स उसकी बेबसी पे जोर से हंसने लगा। वो जहाँ भी है सबसे पहले हमारे हाथ लगेगा। सब उसे शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। बड़े बेकार हैं तुम लोगों के शिकारी कुत्ते। 3 साल हो गए हैं, अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए। खुरम ने उसे तंजिया कहा, जो कि कब से हमजा को अपना खून जलाता देख रहा था। खुरम ने हमजा को बाहर आने का इशारा किया। मुझे लगता है झूठ बोल रहा है। प्रोफेसर थॉमस उन्हीं के पास है। दुआ करो खुरम कि उन्हीं के पास हो। किसी और के पास हुआ तो उनका मिलना मजीद मुश्किल है। खुरम को हैरत हुई। वो कैसे? इनके पास होंगे तो उनकी भी वहाँ से भागने की कोशिश होगी। अगर वो अपनी मर्जी से वहाँ हैं तो अपनी मर्जी से ही बाहर निकलेंगे। हम या ये कोई उन्हें नहीं ढूंढ सकता। हमजा खुरम दोनों एक दूसरे को सोच की नज़रों से देखा। मगर वो ढूंढ लेगा। पीछे से भरपूर इत्मीनान की आवाज़ आई। उसके कान हमजा की बात पर थे। वो कौन? दोनों एक साथ बोले। जिसके हाथ में वो पहले भी लग चुका था। ये बात दोनों के लिए और एक और झटका थी। फिरदौस उस हार को अपने हाथ में लिए बैठी थी जो उसके लिए वकास ने लाया था। वो कभी हार को छूती तो कभी अपने खूबसूरत हाथों को देखती। वो यही सोचकर इतरा रही थी कि आज सिर्फ उसके हाथों की खूबसूरती लड़कियों के चेहरों की खूबसूरती को मात दे देंगी। तभी उसका हार पे चलता हाथ रुक गया। वो किसी सोच में डूब गई। वो किसी शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। फिरदौस ने मुकम्मल काला लिबास पहना था और उसके ऊपर हीरों से जड़ा सफ़ेद हार गले में सजाया हुआ था। वो हुस्न का पैकर थी, उसमें कोई शक नहीं था। वो खुद को आईने में देखकर यही सोच रही थी कि ज़्यादा खूबसूरत हार है या मेरी गर्दन। और उसे अपने अंदर आते शोहर से भी यही उम्मीद थी कि वो उसकी तारीफ़ करेगा। अलियास ने एक नज़र फिरदौस को देखा, फिर दोबारा नज़रें झुकाकर घड़ी पहनने लगा। अलियास, आपने मेरी तारीफ़ नहीं की। बोले, मैं कैसी लग रही हूँ? वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई। आईना देख तो रही हो, आईना नहीं बता रहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी तारीफ की शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो अब भी मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। अच्छा बताओ, हार खूबसूरत है या मेरी गर्दन? अलियास ने नज़र उठाकर उसे देखा। हार ज़्यादा खूबसूरत है। फिरदौस के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में पड़े सारे गिफ्ट उसने उठाए और बाहर आ गई। फिर गुस्से से सरगम मौसी को बुलाने लगी। सरगम, कहाँ मर गई हो? आओ, ये सारे गिफ्ट गाड़ी में रखो। सरगम भागते हुए गिफ्ट उठाने आई। तभी दूर सिगार सुलगाता हुआ दाऊद चौधरी ठहरा
था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता फिर दोस्त के पास आया। जब उम्र हद से ज़्यादा हो जाए तो हुस्न कम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। उम्र के साथ हुस्न भी बढ़ता जा रहा है। फिर दोस्त के दिल में खुशी हुई, मगर उसने चेहरे पर जाहिर ना होने दिया। कोई काम था आपको दाऊद साहब? नहीं, मैं तो एक सोच में डूबा हूँ, एक फैसला जो मुझसे नहीं हो रहा। फिर दोस्त ने उसे गौर से देखा। कैसा फैसला? यही कि हार खूबसूरत है या गर्दन। फिर दोस्त गई सहम सी गई। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, गर्दन पर सजा हो तभी खूबसूरत लगता है, वरना इस गर्दन से उतार दो तो ये हीरों का हार पत्थर कहलाएगा। फिर दोस्त उसकी बात से काम गई और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अलियास भी आ गया, उसने फ्रंट सीट में संभाली। दाऊद और उसकी बीवी पीछे बैठ गए। फिर दोस्त उठो, पीछे जाओ। फिर दोस्त अलियास का चेहरा देखने लगी। मैं क्यों पीछे जाऊं? अस्मारा आगे बैठेगी, उसकी हालत पीछे बैठने वाली नहीं है। फिर दोस्त गुस्से से नीचे उतरी। दाऊद तंजिया मुस्कुरा रहा था। अस्मारा हल्के गुलाबी रंग का फिराक पहने, ऊपर बड़ी सी चादर लपेटे, अपने खूबसूरत बाल खोले गाड़ी की तरफ आई। अलियास फौरन निकला और अस्मारा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। नहीं मेरी बहन, तुम आगे बैठो। अलियास चौधरी अस्मारे की बहुत इज्जत करता था। उसे मालूम था कि उसका माजी कितना तल्ख है, और अस्मारा ने जिस इज्जत की दुआ की थी, अल्लाह ने उसे वही इज्जत दी थी। वो आकर बैठ गई। दाऊद ने फिरदौस के हाथ पर हाथ रखा, जैसे जिसे फिरदौस ने झटक दिया, और एक तरफ होकर बैठ गई। ये अस्मारा एक दिन मेरे हाथ हो मरेगी, फिरदौस ने दिल में सोचा। तो आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा, जाते हुए लाइक करके जाइएगा, और अपने किसी भी नावल पढ़ने वाले दोस्त के साथ लाजमी इस चैनल को शेयर कर दें।